हेलो क्लास। 10वीं कक्षा हिंदी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने लक्ष्मी पाठ पढ़ा था। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। यह व्याकरण लक्ष्मी पाठ खत्म होने के बाद हमें पूछा गया है और वह है विराम चिन्ह। 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यानी कि पहले प्रश्न में वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना है और दूसरे प्रश्न में विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य लिखना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी जो व्याकरण का भाग होता है वहाँ ये 1 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है। जैसे निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। या फिर कभी परिच्छेद में से भी आपको 2 मार्क्स का व्याकरण जो होता है उसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित दिए गए परिच्छेद में से उचित विराम चिन्ह ढूंढकर लिखिए या विराम चिन्ह का नाम लेकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न किसी भी रूप से पूछे जा सकते हैं। हमें अपनी ओर से पूरी तैयारी करनी है। तो चले देखते हैं विराम चिन्ह होता क्या है, इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे घोड़े को रोको मत जाने दो, घोड़े को रोको मत जाने दो। देखा बच्चों, 1 कॉमा लगने से वाक्य का अर्थ कितना बदल जाता है। पहले वाक्य में घोड़े को रोको मत जाने दो कहा गया है। दूसरे वाक्य में घोड़े को रोको मत जाने दो कहा गया है। यानी कि 1 कॉमा लगते ही वाक्य पूर्ण रूप से बदल जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें बोलते और लिखते समय विराम चिन्ह का खासा ध्यान रखना है। सबसे पहला है पूर्ण विराम, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जब वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग अंत में करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हम विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सब वाक्यों के लिए कर सकते हैं। जैसे दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। भाभी मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। इन दोनों वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। यानी कि वाक्य की समाप्ति होने के बाद इस पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने खाने में रोटी, सब्ज़ी, दाल और चावल खाया। जब मैंने ये वाक्य कहा तब रोटी, सब्ज़ी, दाल इन तीनों शब्दों के दरमियान अल्प विराम लगता है, क्योंकि जब हम वाक्य कहते समय जब कुछ क्षण के लिए रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे हाँ, देखो उमा से कह देना ज़रा करीने से आए। केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए थे। इन दोनों वाक्यों में जहाँ थोड़ी देर रुका गया है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगला है अर्धविराम, जिसे अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। जहाँ अल्प विराम के लिए कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम वाक्य कहते समय
अल्प विराम से अधिक रुकते हैं तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मसूरी पहुँचे, हाथ मुँह धोया, कपड़े बदले और सैर के लिए निकल पड़े। इन वाक्यों में हम मसूरी पहुँचे, हाथ मुँह धोया, कपड़े बदले और सैर के लिए निकल पड़े, इन तीनों वाक्यों के दरमियान अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ अल्प विराम से हम ज़्यादा रुके हैं। जैसे सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। देखा, ये दो वाक्यों के बीच में जहाँ अल्प से ज़्यादा रुकना हो वहाँ अर्ध का प्रयोग किया जाता है। उपविराम चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है या किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उमा, जी हाँ, जाइए। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। इन दोनों वाक्यों में उमा और विज्ञान के बारे में जब अलग से दर्शाया जा रहा है तब इन शब्दों के बीच में उपविराम चिन्ह लगता है। आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह दो शब्द विलोम भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं या शब्द योग में भी होते हैं। जैसे लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहेंगे। इन दोनों वाक्यों में जहाँ माइनस की साइन लगी है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। पहले वाक्य में शब्द योग में है और दूसरे वाक्य में विलोम शब्द हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ये मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। जब प्रश्न पूछा जाता है तब उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रश्नवाचक का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। जैसे, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तुम कहाँ जा रहे हो? इन दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं और जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी यह वाक्य के अंत में तक होते हैं, जो वाक्य पूरी तरह से हर्ष शोकमय होते हैं। जैसे, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अरे, वह कहाँ चला गया? देखा, इन दोनों वाक्यों में जहाँ शोक और जहाँ दुख को दर्शाया जा रहा है वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगा है। इन शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। अगला है इकर उद्धरण चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। गोवा में सी फूड की अधिकता है। यहाँ इकर उद्धरण चिन्ह तब लगाया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के नाम या उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रिय प्रवास, सी फूड। अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह,
जिसे अंग्रेजी में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। जब किसी के कथन को जैसा का वैसा लिखना हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, एन आई ऑफ एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यह शब्द महात्मा गांधी जी के लिखे हुए हैं, और जब हम उसे वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हैं तब दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। यहाँ रमज़ानी के बोलने पर उसने क्या कहा है, उसी के ही शब्दों को जब हम जैसा का वैसा उतारते हैं तब दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखें, जब मैंने विवरण चिन्ह की परिभाषा आपको समझाई और वो कहने के बाद जब उसका विस्तार से मैं आपको उदाहरण देने जा रही हूँ, जैसे लिखने के बाद मैंने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। यानी कि परिभाषा ख़त्म होने के बाद जब हम उसका विस्तार से उसे एक्सप्लेन करने जाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। उदाहरण, कल शाम मिलते हैं। इन दोनों वाक्यों में जैसे भेद होते हैं, उदाहरण के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि साइन ऑफ फॉलोइंग। कोष्ठक चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में ब्रैकेट्स कहते हैं, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्रों के भाव को बताने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह खास तौर पर एकांकी नाटक में रंगमंचीय संकेतों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे एक साथ, चश्मा, राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा, उमा बैठती है। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ एक साथ, उमा बैठती है, यहाँ नाटक में प्रस्तुत जो पात्र हैं उनके भावों को यहाँ बताया गया है। उसे ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। जो वाक्य कहते नहीं हैं, सब भाव होते हैं, जो भावों को प्रकट करते हैं तब उसे ब्रैकेट में डाला जाता है, जिसे हिंदी में हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रैकेट्स। लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लेकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मैंने बीए पास किया है, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। इन दोनों वाक्यों में बीए और डॉक्टर के बाद ये पहले अक्षरों के बाद लाघव चिन्ह लगा, यानी कि डॉट लगा है। जब भी कोई वाक्य बार बार इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो बहुत प्रसिद्ध हो तब उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए, जैसे बीए का शॉर्ट फॉर्म जो है वो B.A कर बताया गया है। डॉक्टर का भी ड लिखकर जो है वो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये बार बार आने वाले शब्द हैं, तब उसका पहला अक्षर लिखकर ही लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह एंड इंडेक्स। इस चिन्ह का उपयोग बहुधा लेख अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं। जैसे समाप्त, जब भी कोई कविता ख़त्म होती है या पाठ ख़त्म होता है या पुस्तक का आखिरी अंश ख़त्म होने होता है, उसके अंत में इस समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक आखिर में चूहे और शेर के दरमियान दोस्ती हो गई, यानी कि जब हैप्पी एंडिंग होती है, जब पाठ ख़त्म हो जाता है तब उसके अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह लगता है।
त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसे हंस पद भी कहते हैं, ऑब्लिविन साइन। इसका प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे जब हम नोट्स लिखते हैं और जब कोई वाक्य लिखते समय एक शब्द भूल जाते हैं और बाद में जब हमें याद आता है कि वह शब्द हमें लिखना था, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह तो अच्छा है, मैं बहुत लिखना भूल गई। तब बहुत के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग कर मैं बहुत ऊपर लिखती हूँ, तब जो है वह वाक्य पूर्ण होता है। तो बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि इनका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। थैंक यू।